इतिहास में ना कुछ ऐसी कमाल की चीजें बनाई गई हैं जिनके बारे में सोचकर भी यकीन नहीं होता। तो आज हम ऐसी ही दो हैरत अंगेज बनावटों की कहानी समझेंगे जिनके ब्लूप्रिंट्स कहते हैं सीधे ऊपर से आए थे। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि आखिर ये इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो नामुमकिन लगते हैं, बने तो बने कैसे? इनके पीछे की इंजीनियरिंग क्या थी भाई? तो चलिए इन दोनों को ना साथ साथ रखकर देखते हैं और कुछ मजेदार सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जैसे कि इनके डिवाइन प्लान्स आखिर थे क्या? इनकी नींव मतलब फाउंडेशन कैसे रखा गया? इनको बनाने के लिए सामान कहाँ से आया और किसने बनाया? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनका असल मकसद क्या था? तो शुरुआत करते हैं इनके ब्लूप्रिंट्स से। देखिए, दोनों ही प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई डिवाइन प्लान्स से, और ये प्लान्स ऐसे थे जो उस जमाने के हिसाब से कह लीजिए लगभग इम्पॉसिबल थे। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ है एक जहाज, मकसद पूरी इंसानियत को एक भयानक बाढ़ से बचाना, और दूसरी तरफ एक चलता फिरता मतलब पोर्टेबल पवित्र स्थान। किस लिए? ताकि बनाने वाला खुद अपनी घुमंतू कौम के बीच रह सके। मतलब मकसद भी एकदम अलग और मुश्किलें भी जमीन आसमान के फर्क वाली। अच्छा, अब आते हैं फाउंडेशन पर। देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन की जान उसकी नींव में होती है ना? और कमाल की बात यह है कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स ने इस चैलेंज को दो बिल्कुल ही अलग-अलग तरीकों से सॉल्व किया। पहले बात करते हैं जहाज की। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ सूखी जमीन पर। जाहिर है इसे एक बहुत बड़े और मजबूत बेस की जरूरत थी, लेकिन यहीं पर सामने आई पहली बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो इसका हल ये नहीं था कि कोई एक जादुई लंबा पेड़ मिल जाए। नहीं, असली कमाल था इंजीनियरिंग में। कई टुकड़ों को इतनी समझदारी से जोड़ा गया कि जहाज के लिए एक तरह की रीढ़ की हड्डी बन गई। एक ऐसी मजबूत रीढ़ जो पूरे जहाज का वजन सह सके और किसी भी हाल में न टूटे। अब जहाज से बिल्कुल उल्टा केस था तंबू का। इसे एक ऐसी नींव चाहिए थी जो, सोचिए, रेगिस्तान की उड़ती हुई रेत पर भी टिकी रहे और साथ ही इतनी पोर्टेबल हो कि उसे आसानी से उठाया और कहीं और ले जाया जा सके। और इसका जो सल्यूशन था ना, वो जितना सिंपल था उतना ही ब्रिलियंट। क्या था? ठोस चांदी के बने सॉकेट्स और हर एक का वजन करीब 3.5 किलो। ये आप कह सकते हैं एक तरह का प्री फैब्रिकेटेड या मॉड्यूलर सिस्टम था। मतलब आज के जमाने की तकनीक जो सदियों पहले इस्तेमाल हो रही थी। और इसी जीनियस डिजाइन की वजह से एक ऐसी मजबूत और मोबाइल नींव तैयार हुई जिसे पूरे 40 साल तक, आप सोचिए, बार बार खोला जोड़ा गया पर वो कभी कमजोर नहीं पड़ी। चलिए अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। इनको बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ उससे देखकर तो इन दोनों के बीच का फर्क और भी साफ हो जाता है। देखिए, जहाज में क्या इस्तेमाल हुआ? सरों की लकड़ी और राल। मतलब एकदम सीधी सादी प्रैक्टिकल चीजें जिनका एक ही काम था, जहाज को टिकाऊ बनाना, बस। लेकिन तंबू, अरे वो तो एक खजाना था। कीमती धातुएं, बहुत मुश्किल से मिलने वाले रंग और बबूल की वो खास लकड़ी जो कभी सड़ती नहीं, जो अपने आप में एक परमानेंट प्योरिटी का सिंबल थी। मटेरियल तो ठीक है, लेकिन इन्हें बनाया किसने? अब आते हैं कारीगरों पर। और यकीन मानिए, इन दोनों को बनाने वालों की कहानियां भी इनके मटेरियल की तरह ही बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ थे नूह और उनका परिवार। सोचिए, सालों तक अकेले काम करते रहे और पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कर क्या रहे हैं। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, पर वो अपने काम में डटे रहे। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर। तंबू को किसी एक परिवार ने नहीं, बल्कि एक पूरी कौम ने बनाया था। वो लोग जो कल तक गुलाम थे, आज वो डिवाइन इंस्पिरेशन से भरे कारीगर बन चुके थे। कहते हैं कि उनके हुनर को उस शक्ति ने निखारा था जिसे ईश्वर की आत्मा कहा गया है। तो ये दोनों ही विश्वास की बड़ी निशानियां थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनका जो फाइनल पर्पस था वो एक दूसरे से बहुत अलग था। जहाज का काम सीधा सा था, सर्वाइवल। वो बस एक टेम्पररी ठिकाना था, एक वन टाइम मिशन के लिए। काम खत्म, कहानी खत्म। लेकिन तंबू वो कोई टेम्पररी चीज नहीं थी, वो तो अपने आप में एक मंजिल था, उस पूरी कौम की जिंदगी और उनकी इबादत का सेंटर पॉइंट, जिसे लगातार सालों साल इस्तेमाल होना था। और रेगिस्तान में उसका वो 40 साल का सफ़र, वो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। उस कम्युनिटी का एक चलता फिरता धड़कता हुआ दिल था जो हमेशा उनके साथ रहा। तो इन दो हैरत अंगेज कंस्ट्रक्शन की कहानियों से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? ये दोनों प्रोजेक्ट्स असल में दो अलग अलग डिवाइन कमांड्स के दो बिल्कुल अलग अलग जवाब थे। एक का फोकस था सिर्फ और सिर्फ जिंदा बचना
और दूसरे का फोकस था एक बहुत गहरी, बहुत जटिल इबादत पर। और ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जब विश्वास, प्लानिंग और इंसान की जबरदस्त इच्छा शक्ति एक साथ मिल जाती हैं तो एक नामुमकिन सा लगने वाला नक्शा भी हकीकत में बदल सकता है।